अच्छा, ये कल हमने तीस पढ़ लिया था, एस्ट्रेगस भी हो गया था, आज हमने स्टमक पढ़। डाइजेशन इन स्टमक। अच्छा, स्टमक में भी जिस तरह आपने माउथ में देखा था दो तरह की डाइजेशन होती है, उस तरह स्टमक में भी दो तरह की डाइजेशन होती है। स्टमक में भी दो तरह की डाइजेशन होती है, और देखिए कौन कौन सी है। एक है मैकेनिकल या फिजिकल, और दूसरी है केमिकल। तो ये दो तरह की डाइजेशन अगर देखें तो यहाँ पर भी होगी हमारे स्टमक की। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर याद हो तो आपने सबसे पहले जो माउथ में पढ़ा था दो तरह की डाइजेशन, उसमें मैकेनिकल डाइजेशन को हमने क्या नाम दिया? नहीं, एक खास नाम मैंने लिया है, अगर लिखा हो मैस्टिकेशन। अब इसी तरह अगर आप देखें तो आपका जो स्टमक है ना, स्टमक की जो डाइजेशन होगी उसे आप नाम देते हैं चर्निंग, जो मैकेनिकल, ठीक है, नाम आप अपने याद है। यहाँ पर जो डाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? दैट इज चर्निंग। उसको आप नाम देते हैं चर्निंग। ये फिजिकल डाइजेशन है। एंड केमिकल ऑब्वियसली किसकी मदद से होगी? एंजाइम्स की मदद से। अगर हम स्टमक को देखें तो नहीं, अब लाइक ये पहले हम स्टमक को देखे थे, स्टमक में डाइजेशन जो होगी किस तरह। जिस तरह आपने देखा था एसोफेगस की कितनी लेयर्स होती है? फोर लेयर्स। उतनी ही फोर लेयर्स होती है वो स्टमक के अंदर में। इसमें भी वही लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स, म्यूकस एंड देन सब म्यूकस। ये चार लेयर्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो चार लेयर्स हैं, इन सबसे बाहर अगर आप देखिए तो ये वाली जो लेयर है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, देन सर्कुलर मसल्स आ जाएंगे इसके अंदर साइड पे। फिर हमारे पास जो दो लेयर्स थी वो कौन कौन सी थी? म्यूकस एंड सब म्यूकस। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि म्यूकस और सब म्यूकस काफी ठीक होती है एज कंपेयर टू एस्पेगस। यहाँ पे म्यूकस और सब म्यूकस की लेयर्स काफी ठीक होती है। अब नॉर्मली पेरिस्टालिसिस के जरिए जो फूड होता है दैट एंटर्स इनटू स्टमक। अब जो फूड है वो अल्टीमेटली हमारे स्टमक के अंदर जो है एंटर होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जब फूड एंटर होता है तो एक चीज आपने याद रखनी है, हमारे जो स्टमक है उसके ऊपर भी और नीचे भी मस्कुलर लॉक्स होते हैं सब म्यूकस को। ये वाले जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक तो लॉक यहाँ पर होगा मसल्स का, और दूसरा यहाँ पर। ये इस साइड पे भी मसल का एक लॉक होता है। ये मस्कुलर लॉक क्या करती है? इसको बंद रखती है, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से। जो ऊपर मसल्स का लॉक है उसे आप नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर। और जो लोअर साइड पे है उसे आप नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स बंद होते हैं। तो जब फूड आते हैं तो ये देखिए, जब ये मूवमेंट मसल की हो रही होती है, जब फूड यहाँ तक पहुंचता है ना तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है लॉक। फूड पुश करते हैं तो open होती है। हाँ जी। तो जैसे फूड अंदर होगा तो ये दोबारा से पीछे से लॉक हो जाएगी। तो अब एक दफा फूड जब स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है फिर फूड बाहर नहीं निकलता। ठीक है, फिर वो इसके अंदर ही रहेगा। अब फूड जब स्टमक के अंदर पहुंच जाता है तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की डाइजेशन होती है। पहले अगर आप केमिकल देखें तो केमिकल डाइजेशन भी होता है कि इसकी जो इनर वॉल्स होती है स्टमक की, इनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है।
अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, पाइलोरिक। गैस्ट्रिक जूस यहां से रिलीज होगा, ये ग्लैंड दोनों साइड से है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स है जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम देते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करते हैं। अभी जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ से रिलीज होता है, इसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, प्लस इसमें एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसे हम नाम देते हैं पेप्सिनो। पेप्सिनो, पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम, और HCl क्या है ये? अब असल में ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव है, इसी को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट किया है। और कौन करता है? HCl। जब पेप्सिनोजेन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा पेप्सिन के अंदर, ठीक है। और जो पेप्सिन है ये एंजाइम कौन सा है? एक एक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प, ठीक है। तो प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले कहां पर होगी? स्टमक के अंदर होगी। अब एक तो ये होता है कि जो HCl है ना, उसकी प्रेजेंस की वजह से स्टमक का जो पीएच होता है ना वो हो जाता है 2। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये इसका ऑप्टिमम पीएच है, इस पीएच के ऊपर ये मैक्सिमम रेट पर जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं। पीएच इनके, हाँ देखिए पीएच पीएच कम हो या ज्यादा हो या नीचे भी होती है रिएक्टिव, टेम्परेचर में रिएक्टिव हो सकते हैं, पीएच चेंज करने से ये डिनेचर नहीं होगी। अच्छा अब यहाँ पर देखिए जी HCl की वजह से पीएच जो है वो बहुत लो हो गया, एसिडिक कंडीशंस आ गई, पेप्सिनोजेन जो है वो चेंज हो गया पेप्सिन के अंदर। ये जो पेप्सिन होता है फूड के अंदर जो प्रोटीन होती है, अब ये पेप्सिन क्या करेगा कि हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन है ये उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, किसके अंदर? पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉली तोड़ देते हैं ना, हाइड्रोलाइज करेगा, तोड़ देगा। पेप्सिन से प्रोटीन बनती नहीं है, जो फूड हमारा हमने खाया उसके अंदर जो प्रोटीन थी उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करेगा कि प्रोटीन को ब्रेक, जी, तो ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। क्लियर? तो प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हो रही है? हमारे स्टमक के अंदर जो है स्टार्ट, ठीक है, ये क्लियर? तो दिस इज केमिकल डाइजेशन। मीनवाइल यहां पर जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन की शुरू होती है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है कि इसमें जो हमारा स्टमक है ना उसके जो मसल्स होते हैं वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। तो जो स्टमक के मसल्स होते हैं ये वाली केमिकल थी वो मैकेनिज्म, उसमें मसल्स जो होते हैं उसके वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है वो मूवमेंट करते रहेंगे, और जितना भी फूड इसके अंदर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अल्टीमेटली उसको एक जूस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसे आप नाम देते हैं काइम। इसमें सारा आप जूस सा बन जाएगा, जितना फूड है ना वो जूस लाइक सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाता है, और उस जूस लाइक सब्सटेंस को आप नाम देते हैं काइम, ठीक है। जूस लाइक सब्सटेंस कहलाएगा काइम। जी, देखिए जैसे आप वो अक्सर हम देखते हैं दही और दूध को मिला के हम लस्सी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल ये उसी तरह का प्रोसेस चल रहा है कि जितना फूड है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपस में मिक्स हो रहा है, एक जैसे ब्लेंडर चल रही हुई ऐसे चल रहा है, तो ये से ब्लेंड कर रहा है और इस तरह फिर ये इसे जूस लाइक सब्सटेंस के अंदर चेंज कर, क्लियर हो गया? तो ये येलो कलर का एक जूस सा बन जाता है जिसे काइम का नाम। अक्सर आपने देखा होगा बाद लोगों को जब वमिट आती है तो वो किस कलर की होती है? येलो कलर की। तो वो ऑब्वियसली ये जूस ही बना होती है, ठीक है जी। स्टमक वाला क्लियर हो गया?
अब आगे हम चलते हैं जी स्टमक के बाद में फूड। जो भी काइंड बना है ये सारे का सारा इकट्ठा आगे इंटेस्टाइन नहीं जाएगा। इसका कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो होता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का लॉक खुलेगा और एंटर हो जाएगा किसके अंदर, जी वही सर। तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप देखिए तो हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करें। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। जो पहला इसका हिस्सा है सबसे छोटे वाला, ये वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडिनम। ये पार्ट क्या कहलाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। उससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है इज कॉल्ड जूजिनम। और आखिरी पार्ट में इज कॉल्ड इलियम। सबसे लंबा। अब इनकी अगर आप लेंथ लिखें तो ड्यूडिनम जो है इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्यूडिनम की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आप जूजिनम को देखें तो जूजिनम की जो लेंथ होती है ये तकरीबन 2.5 मीटर। और इलियम चूंकि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर। ठीक है, तकरीबन खाली 7 मीटर का हिस्सा ये बन जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सर। 21 फीट की बेटा, ये बताइए। सर और अगर बंदा ही बहुत छोटा हो? गुड क्वेश्चन। कितने कितनी हाइट आप बताएंगे उसकी बंदे की। सर नॉर्मल ड्वार्फ ड्वार्फ अगर कह लें 4 फुट बंदा हो तो इलियम कितना होगा? हाँ बेटा, उसमें भी ईडीएम जो है वो 2.5 तो लाजमी हो गया यार, 1 फुट ही कम हो जाएगा ना। जैसे उसका कद 1 फुट ही कम हुआ है, वो 4 फुट का तो वो बोने को मतलब 2 फुट का कह लीजिए। इंटरसाइड भी बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, उसके कद से बड़ी होगी। ये भी तो हमारे कद से बहुत बड़ी है ना। हमारी हाइट कितनी है, 5 6 फीट। चलिए मैक्सिमम 6 फुट हो जाएगी, 2 मीटर। तो ये 1.5 मीटर ज्यादा है, तकरीबन 4.5 फुट। ये हाइट देखिए कॉन्बिनेटेड होती है, कन्वर्जेंस इस तरह। आप जैसे कुछ चीज लपेट के रख दे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, तो ये वाला पार्ट तीन थे जो हमने देख लिए, क्योंकि इनकी लेंथ भी बार बार पेपर में आती है पूछते हुआ, तो आपको पता होगा। अच्छा अब होगा ये कि ये जो इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन जो होती है तो इसमें जो हमारे दो असेसरी ग्लैंड्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। एक असेसरी ग्लैंड जो है वो है लिवर, और दूसरा है पेंक्रियास। ये पेंक्रियास है। और ये दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमें क्यों, पेंक्रियास जैसे पता सा नहीं होता इस तरह के होते हैं। अटैच अटैच होगा मुंह मिलाने का, फिर दिखाता हूँ ये किस तरह है। ऊपर से क्या होता है कि देखिए हमारा जो लिवर है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है ना, इससे एक डक्ट आती है जिसे बाइल डक्ट है। ठीक है, जी। अब ये बाइल डक्ट आके फिर इसके साथ अटैच है, ये दोनों में अटैच हो जाती है और ये आगे जाके एक ही बना देती है डक्ट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है। ठीक है, ये आ गया जी गॉल ब्लैडर, ये है बाइल डक्ट। ये किसी का खत्म हो गया काम उसका जी, लिवर
फेल होने से होगी, गॉल ब्लैडर से कुछ नहीं होता। गॉल ब्लैडर से सिर्फ फैट कम खानी पड़ेगी, फैट्स कम नहीं होगा। ये बाइल डक्ट है जी, एक डक्ट एक नाली है जो नीचे आ रही है, ये एक जूस लेके आते हैं। असल में होता ये है, देखिए जब बाइल जूस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब फूड स्टमक से नीचे आएगा तो स्टमक में जो फूड था वो एसिडिक हो गया, उसका पीएच कितना है 2। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंजाइम होंगे वो पीएच 2 में काम तो नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि इस एरिया का क्या करना है, पीएच चेंज करना है। इस एरिया में जो एंजाइम भी आना है तो पीएच इस पे तो काम नहीं करेगा 2 पे, जो फूड ऊपर से आ रहा है वो तो ऐसे नहीं कर रहा, हमें इसका क्या करना है। अब ऊपर से होगा कि लिवर एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल। हमारा लिवर जूस बनाता है, ग्रीनिश कलर का ये जूस होता है बाइल। अच्छा, इसमें एंजाइम कोई नहीं होता, आपने ये याद रखना, इसके अंदर देयर इज नो एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम कोई नहीं होगा। लेकिन ये जो जूस है ना, ये ग्रीनिश जूस है, इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, देयर इज नो एंजाइम, इट कंटेन्स सम सर्टेन एंजाइम सॉल्ट्स। अब वो जो सॉल्ट्स होते हैं, ये ग्रीनिश जूस जब बनता है तो ये आके स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा तो यहां से ये बाइल डक्ट के जरिए एंटर हो गया ड्यूडिनम के अंदर। अब इसका जो पीएच होता है ना वो ऑलमोस्ट अल्कलाइन 8 के करीब करीब होता है, ठीक है। बाइल का जो पीएच है वो अल्कलाइन है। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो स्टमक से आया वो एसिडिक सॉल्यूशन, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन। ये ऑलमोस्ट जी एसिड स्टमक से आ रहा है ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, न्यूट्रल हो गया सारा सॉल्यूशन। अब पहला काम तो ये किया गया, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ये होगा कि ये जो बाइल आ रहा है ना, बाइल के काम को देखिए, बाइल में सिर्फ 2 काम किए। बाइल ने पहला काम क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, ठीक है। बाइल ने क्या किया, सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर दिया। अच्छा, अब बाइल दूसरा काम क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तो बाइल ने न्यूट्रलाइजेशन कर दी, बाइल दूसरा काम यहाँ पर ये करेगा कि ये इमल्सिफिकेशन करता है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन एक फिजिकल प्रोसेस अगेन जिसके अंदर बायो होता है वो फैट्स के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है, बायो कर रही है। बायो इमल्सिफाई कर देती है फैट को। Breakdown of large fat molecules into smaller molecules is called emulsification. ये with the help of bile, with the help of bile, ठीक है, बनेगा emulsification with the help of bile, then it becomes emulsification. अब देखिए फैट के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि पहला काम न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा काम इमल्सिफिकेशन। मीनवाइल ये होता है कि दूसरा ग्लैंड जिसे आप नाम देते हैं पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या करते हैं कि इट विल रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। सारे काम अब ये आएगा पैंक्रियास। अच्छा, उसके बाद देखिए पैंक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, जो पैंक्रियाटिक जूस है ना ये भी अल्कलाइन है, इसकी पीएच जो होती है वो 8.5 से लेकर 9 के दरमियान या 8 से 9 के दरमियान की रेंज का है, ठीक है। ये तो भी कुछ भी नहीं है, समझिए ये तो एबीसी आप पढ़े, ये तो एबीसी पढ़ेगा। मेडिकल नहीं जाना इतना अच्छा है सर, बायोलॉजी ये मुश्किल है सारे बच्चों
क्योंकि इसमें ना छोटी छोटी चीजें बहुत हैं। सर लेकिन एक बात है कि लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही है। सर लेकिन मतलब अब जैसे 10 लोग रखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखते हैं कंप्यूटर साइंस। ये तो कंप्यूटर बहुत मुश्किल है कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर इज नॉट इजी। लोग रख लेते हैं बाद में जब उनकी वो आते हैं कोडिंग फिर भाग जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं उनको शौक ही होता है। वो कहते हैं बायो में बहुत पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर वो रख लेते हैं एआई थोड़ा आसान है। थोड़ा स्किल हो जाते हैं ना वहाँ पे कोडिंग शुरू हो जाती है लैंग्वेजेस शुरू हो जाती है वहाँ पे फिर उनका दिमाग हो जाता है। सर ये बायो में लर्निंग बहुत। सर लर्निंग ही है ना ये आसान है। ये आपकी डेली लाइफ वाली चीजें हैं। चीजें तो होता है मतलब कि एक बहुत छोटी छोटी चीज और वहाँ पता क्या हम जब जाएंगे कोडिंग आपको 4,000 पेजेस की होती है वो आपको एक लाइन भी याद नहीं होगी। मजा आएगा। मुझे भी चलेगी वो कोडिंग। मुझे आसान नहीं लगती मतलब मुझे मुश्किल लगती है लेकिन मैं सोचती हूँ एआईसी में से ज्यादा टाइम अगर समझे भी ज्यादा तो अपने आप भी कर सकूँ। मुझे मुश्किल तो नहीं लगती। अच्छा या मुझे कहना चाह रही हूँ मैं बायो पढ़ाना छोड़ दूँ। मुझे आप डिस्करेज कर रहे हो। आपने डॉक्टर बताया कि आपने शुरू में कुछ नहीं नहीं टीचिंग में तो बहुत बार है। अच्छा डॉक्टर जी अच्छा आपने पढ़ा तो आपका मेडिकल पढ़ा था हाँ बिल्कुल। तो आपने डॉक्टर आपने प्रैक्टिस की थी नहीं बस की थी हाँ अच्छा जब देखिए देन पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक 8.5 से 9 तक इसका पीएच आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद देखिए कि देन ये जो जूस होता है इट विल रिलीज 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। उनमें एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये पहला एंजाइम जो ये रिलीज करते हैं। दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन।